हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 बायोलॉजी। बायोलॉजी में जो यूनिट है आपकी वो है प्लांट फिजियोलॉजी सेकंड। प्लांट फिजियोलॉजी जो सेकंड है उसमें जो प्रकाश संश्लेषण जो हमारा लेसन था वो समाप्त हो चुका है। और अब प्लांट फिजियोलॉजी जो सेकंड में जो अगला हमारा टॉपिक है वो है श्वसन रेस्पिरेशन। ये अगला लेसन है प्लांट फिजियोलॉजी सेकंड में। तो आज हम रेस्पिरेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए श्वसन क्या होता है कि जो पादप कोशिकाएं होती है, पादप कोशिकाएं, उन पादप कोशिकाओं में ग्लूकोज का दहन होता है। ग्लूकोज का दहन, दहन बोले तो हम ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं। ग्लूकोज का दहन होता है जिससे CO2 में ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे CO2 में ऊर्जा प्राप्त होती है और इसी प्रक्रिया को कहते हैं श्वसन। प्लांट्स जो कोशिकाएं होती है उसमें ग्लूकोज का दहन होता है और ग्लूकोज के दहन से CO2 और ऊर्जा प्राप्त होती है और ये प्रक्रिया कहलाती है श्वसन। क्या कहलाती है प्रक्रिया? श्वसन कहलाती है। अगर श्वसन को देखा जाए तो श्वसन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक अक्षीय श्वसन और दूसरा अनअक्षीय श्वसन। एक अक्षीय श्वसन है और दूसरा अनअक्षीय श्वसन है। जो अक्षीय श्वसन होता है उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और जो अनअक्षीय श्वसन होता है उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। तो कैसे होगा अक्षीय श्वसन में? ग्लूकोज का दहन C6H12O6 प्लस O2 इक्वल टू, यहाँ पर देखो CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। और यदि अनॉक्सीय श्वसन में देखा जाए तो C6H12O6। अब ऑक्सीय श्वसन में O2 की उपस्थिति और अनॉक्सीय श्वसन में O2 की अनुपस्थिति, तो सीधा यहाँ पर जब इसका दहन होता है तो यहाँ पर बनता है अल्कोहल C2H5OH प्लस CO2 और प्लस साथ में बनती है ऊर्जा। तो ये ऑक्सीय श्वसन और दूसरा अनॉक्सीय श्वसन। वायु की उपस्थिति में ऑक्सीय श्वसन होता है और वायु की अनुपस्थिति में अनॉक्सीय श्वसन होता है। अब देखो ऑक्सीय श्वसन में O2 आवश्यक है, अनॉक्सीय श्वसन में O2 आवश्यक नहीं है। ऑक्सीय श्वसन में जो अंतिम उत्पाद बनता है वो CO2, सभी को दिखाई दे रहा है, जल और ऊर्जा बनती है। और अनॉक्सीय श्वसन में जो अंतिम उत्पाद बनता है वो अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, CO2 और ऊर्जा बनती है। अगर हम दोनों में ऊर्जाओं की बात करते हैं तो जो ऑक्सीय श्वसन होता है उसमें ऊर्जा का मान अधिक होता है। इसमें जो ऊर्जा बनती है टी के रूप में वो 686 किलो कैलोरी ऊर्जा, और इसमें जो बनती है वो केवल 56 किलो कैलोरी होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीय श्वसन के दौरान ऊर्जा का मान अधिक होता है और जबकि अनॉक्सीय श्वसन के दौरान ऊर्जा का मान कम होता है। उसके अलावा क्या होता है बेटा कि ये जो ऑक्सीय श्वसन होता है ये कोशिका द्रव्य प्लस माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में संपन्न होता है। कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया, तो कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है कौन सा श्वसन है? ऑक्सीय श्वसन। और अगर अनॉक्सीय श्वसन की बात करें तो ये केवल और केवल
कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। किसमें संपन्न होता है? कोशिका द्रव्य में संपन्न। वह आपका एक लिए। अब एक शब्द और आता है श्वसनीय क्रियाधार। कौन सा है बेटा? श्वसनीय क्रियाधार। अगर श्वसनीय क्रियाधार को परिभाषित करेंगे तो वो कैसे करते हैं कि श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ है, श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ है अर्थात जिनका दहन होता है वो पदार्थ श्वसनीय क्रियाधार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? श्वसनीय क्रियाधार। श्वसनीय क्रियाधार में जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये श्वसनीय क्रियाधार है बेटा। वसा, ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सभी श्वसनीय क्रियाधार है जो श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं। श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाले क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। तो आपको क्या करना है? एक तो ये अंतर याद रखना है, ऑक्सीय श्वसन और अनऑक्सीय श्वसन में अंतर, श्वसनीय क्रियाधार की परिभाषा और श्वसन की परिभाषा। अब हम श्वसन की क्रियाविधि पढ़ने से पहले हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि जो ऑक्सीय श्वसन होता है वो कुछ तो कोशिका द्रव्य में होता है और बाकी की जो क्रियाएं होती है वो किसके अंदर संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है। इसलिए सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया हम पहले भी पिछली कक्षा में भी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं और यहाँ दोबारा से आपको रिपीट हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। डायग्राम्स देखो इसका। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। दोहरी झिल्ली वाला, दो झिल्ली होती है, ये इसकी बाह्य झिल्ली, ठीक है बेटा, और ये इसकी कहलाती है बेटा आंतरिक झिल्ली। कौन सी झिल्ली है? आंतरिक झिल्ली। एक बाह्य झिल्ली और दूसरी आंतरिक झिल्ली। ये जो दोनों झिल्लियां होती है वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है। लिपोप्रोटीन अर्थात लिपिड और प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की दोनों झिल्लियां बनी होती है, बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। इन दोनों झिल्लियों के मध्य जो गैप पाया जाता है, देख लो आप, ये जो गैप होता है इसको बोलते हैं परीमाइटोकॉन्ड्रियल, परीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या परीमाइटोकॉन्ड्रियल स्थान हो गए। माइटोकॉन्ड्रिया में जो आंतरिक झिल्ली होती है उस आंतरिक झिल्ली में कुछ फलन पाए जाते हैं उंगली समान। देख लो बेटा, ये उंगली समान फलन, इन वर्णों को कहते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं बेटा? इनको क्रिस्टी कहते हैं। इस क्रिस्टी पर छोटे छोटे असंख्य कण पाए जाते हैं। देखो बेटा, ये कण इस क्रिस्टी पर छोटे छोटे असंख्य कण पाए जाते हैं। छोटे छोटे असंख्य क्या पाए जाते हैं? कण पाए जाते हैं। इन कणों को F1 कण या ऑक्सीसोम कहते हैं। कण पाए जाते हैं, इन कणों को क्या बोलेंगे? F1 कण या ऑक्सीसोम। F1 या क्या नाम देंगे बेटा? ऑक्सीसोम नाम देंगे। ये जो ऑक्सीसोम वाला भाग होता है, इस भाग में
भोजन का ऑक्सीकरण होता है और भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का शक्ति गृह कहते हैं, ये कोशिका का शक्ति गृह, कोशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस, पावर हाउस। क्वेश्चन पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जो F1 या ऑक्सीसोम वाला भाग है, उस ऑक्सीसोम वाले भाग पर भोजन का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस कहा जाता है। ये जो अंदर वाला भाग है, ये जो आंतरिक झिल्ली से घिरा हुआ है, इस भाग को मैट्रिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? मैट्रिक्स, या इसी का नाम दिया है एधात्री। मैट्रिक्स या इसी को क्या कहते हैं? एधात्री कहते हैं। और ये जो पूरी संपूर्ण जो एधात्री है, इस एधात्री में एंजाइम पाए जाते हैं जो श्वसन से संबंधित है। इसमें आरएनए होता है प्लस डीएनए होता है प्लस से एंजाइम भी इसमें पाए जाते हैं, को एंजाइम से जो एंजाइम होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं, और जो राइबोज शर्करा होती है वो भी इसमें पाई जाती है। तो मोस्टली जो पदार्थ है वो एंजाइम है, आरएनए है, डीएनए है, से एंजाइम है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स या एधात्री वाले भाग में पाए जाते हैं। अब हम जो आगे प्रक्रिया पढ़ेंगे श्वसन की, वो श्वसन की प्रक्रिया पृष्ठ वाले भाग में होगी। F1 कनिया किस पर होगी? ऑक्सीसोम पर होगी, जिसमें ऊर्जा का क्या होगा? उत्पादन होगा। तो ये आपकी जो संरचना है वो माइटोकॉन्ड्रिया की आपकी संरचना होगी। तो इसे ध्यान रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया को हमने इसलिए पढ़ा है क्योंकि आगे जो श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होगी, कुछ प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है, कुछ ऊर्जा का निर्माण, और कुछ ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसलिए हमने माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में अध्ययन किया। अब आगे चलते हैं। अब इधर ध्यान देना है आपको, ये जो ऑक्सीय श्वसन होता है, इस ऑक्सीय श्वसन की क्रियाविधि को समझने के लिए हम यहाँ पर 3 चक्र पढ़ते हैं। कितने चक्र पढ़ते हैं बेटा? 3। तो हम लिख सकते हैं ऑक्सीय श्वसन की क्रियाविधि में 3 चक्र हैं। कितने चक्र है बताओ? 3 चक्र है। कितने चक्र हैं? 3 चक्र। 3 कौन कौन से हैं? पहला है ग्लाइकोलाइसिस। कौन सा चक्र है बेटाओ? ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा आपका जो चक्र है वो है क्रेब्स चक्र। कौन सा चक्र है? क्रेब्स चक्र। और तीसरा आपका है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, इसको बेटाओ शॉर्ट में कहते हैं ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आपका ये जो क्रेब्स चक्र है, इस क्रेब्स चक्र को TCA चक्र भी कहते हैं। क्या नाम दिया है बेटाओ? TCA चक्र, त्रिकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र। क्या बोलेंगे इसको? त्रिकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र भी इसको नाम दिया जाता है क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस, इसको पेंटो शर्करा पथ भी कहते हैं, और इसका EMP भी बोलते हैं इसको, EMP पथ। कौन सा पथ है बेटा? EMP पथ। क्योंकि इसकी जो खोज की गई थी वो 3 वैज्ञानिकों ने की गई थी। 3 वैज्ञानिक कौन कौन से हैं? पहला जो वैज्ञानिक है वो है एम्बडन,
ई से बनेगा एम्बडन, एम से बनेगा मेयरहाफ, एक एम्बडन हो गया, एक मेयरहाफ हो गया। और अगला जो लास्ट है पी से बनेगा पारस। क्या बनेगा? पारस। तो ई एम्बडन एंड मेयरहाफ पी पारस, ये तीन वैज्ञानिकों ने इस चक्र को दिया था, इसलिए इस चक्र को दूसरा जो नाम देते हैं वो देते हैं ई एंड पी बस। और आज हम जो पढ़ेंगे वो कौन सा चक्र के बारे में वर्णन करेंगे? ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया करेंगे। बहुत ही मोस्ट रिएक्शन है, मोस्ट अभिक्रिया है ग्लाइकोलाइसिस, इसलिए आपको विशेष ध्यान देना है यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया। अब देखिए हम ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया को किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्लाइकोलाइसिस। किसके बारे में? ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। देखिए हमने इससे पहले एक केल्विन मेंसन चक्र पढ़ा था। कौन सा चक्र पढ़ा बेटा? केल्विन मेंसन चक्र। कौन सा चक्र है? केल्विन मेंसन चक्र पढ़ा हमने। केल्विन मेंसन चक्र जो हमने पढ़ा था उसको मैं एक बार फिर से यहाँ पर केल्विन मेंसन चक्र को रिपीट कर रहा हूँ। देखिए इधर उसमें कौन कौन से बिंदु आए केल्विन मेंसन चक्र में। सबसे पहले क्या होता है कि विशेष ध्यान देना इधर, जो राइबोलोज 5-फास्फेट, राइबोलोज 5-फास्फेट बदलता है राइबोलोज 1,5 डाइफास्फेट, राइबोलोज 1,5 डाइफास्फेट। ये हम पढ़ चुके हैं केल्विन मेंसन चक्र में। मैं उसी के ही चरणों को यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ। राइबोलोज 5-फास्फेट, राइबोलोज 1,5 डाइफास्फेट। ये राइबोलोज 1,5 डाइफास्फेट CO2 को ग्रहण करता है बेटा, करता है कि नहीं करता है? करता है। और ये राइबोलोज 1,5 फास्फेट CO2 को ग्रहण कर और बदल जाता है ये PGA में। किसमें बदल जाता है? PGA। क्या बनाएगा ये? PGA। तो यहाँ पर बन जाएगा आपका PGA। क्या बन जाएगा? PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड। मतलब 3 PGA है, ये 3 कार्बन वाला यौगिक है, तो यहाँ पर PGA बन जाएगा। क्या बन जाएगा? PGA। अब ये जो 3 PGA बनेगा यहाँ पर, इससे आगे चल करके अगर देखा जाए तो फिर बनेगा आपका 1,3 डाई PGA, 1,3 डाई PGA और 1,3 डाई PGA। फिर आगे चलेंगे हम, आगे इससे आगे अगला जो चैप्टर होगा आपका वो होगा आपका 1,3 डाई PGAN। क्या होगा बेटा? 1,3 डाई PGAN, 1,3 डाई PGAN। इसको नीचे लिख रहा हूं मैं यहाँ पर 1,3 डाई PGAN, 1,3 डाई PGAN। इसके बाद ये जो 1,3 डाई PGAN है, इससे DHAP का निर्माण होता है। DHAP का क्या होता है? निर्माण होता है। तो यहाँ पर दो पदार्थ बनते हैं। एक तो बनेगा आपका PGAN। तो पहले हम 3 PGAN बना लेते हैं। यहाँ पर जब ये टूटता है तो यहाँ पर 2 पदार्थ बनते हैं, 3 PGAN और एक यहाँ पर आपका बनेगा DHAP।
एक यहाँ पर क्या बनेगा DHAP, 3PgAl और DHAP, 3PgAl और ये जो DHAP है ये दोनों मिलकर के बनाते हैं फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। फिर इससे मिलकर के बनता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट। क्या बनता है? फ्रक्टोज 6 फास्फेट। फ्रक्टोज 6 फास्फेट से बनता है ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट। और ग्लूकोज 6 फास्फेट से लास्ट में किसका निर्माण होता है बताओ? ग्लूकोज का निर्माण। किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का। ये जो रिएक्शन है आप उसमें देखना जो केल्विन बेंजिन चक्र हमने पढ़ा था। ये मैंने यहाँ पर क्यों बनाया है? इसलिए बनाया है कि ग्लाइकोलाइसिस जो प्रक्रिया है यहाँ से प्रारंभ होगी ऊपर से, तो इस प्रकार से चलेगी। ठीक है, अब ग्लूकोज 6 फास्फेट बनेगा, तो यहाँ से ऊपर से ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया क्या होती है? प्रारंभ होती है। अब देखो इधर, अब ये आपने केल्विन बेंजिन चक्र के बारे में देखा है, इस तरीके से चलता है केल्विन बेंजिन चक्र और ग्लूकोज का क्या होता है? निर्माण होता है। अब हम इसी प्रक्रिया को उल्टा घुमाएंगे और ग्लूकोज में जो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया है वो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया का क्या करेंगे? वर्णन। अब मैं यहाँ से ऊपर से बना रहा हूँ क्योंकि नीचे जगह कम है, इसलिए एक बार फिर से देखो, ये आपका ग्लूकोज है, जी को बोलते हैं ग्लूकोज, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ग्लूकोज। क्या लिखूंगा बेटा? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज बदल जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में। देखते चलो, आप देख रहे हो ना सभी, नजर इधर रहनी चाहिए, अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी, इसलिए विशेष ध्यान रखो इधर। हाँ, अब यहाँ पर होगा आपका ग्लूकोज 6 फास्फेट, तो अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट हो गया। ग्लूकोज 6 फास्फेट ये लिख दिया। ग्लूकोज 6 फास्फेट से बनेगा फ्रक्टोज 6 फास्फेट। क्या बनेगा बेटा? वो फ्रक्टोज 6 फास्फेट। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फ्रक्टोज 6 फास्फेट। फ्रक्टोज 6 फास्फेट हो गया। फ्रक्टोज 6 फास्फेट से बनेगा आपका फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट, तो ये बनेगा, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। और फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट का जब विखंडन होता है तो इससे दो पदार्थ बनते, एक DHAP जो हमने उस दिन भी पढ़ा था, और एक होता है आपका क्या? PgAl, क्योंकि ये दोनों मिलकर के ही फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो ये DHAP और PgAl, तो मैं यहाँ पर नीचे बना रहा हूँ इनको PgAl, DHAP और PgAl हो गया आपका। तो ये आपके एक पदार्थ ये बन गया और दूसरा आपका DHAP बन गए। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, जो हमने केल्विन चक्र में इसका पूरा नाम पढ़ा था। इसके अलावा PgAl के बाद में फिर बनेगा 1,3 डाई PgAl, ये आपका 3PgAl है बेटा। इसके बाद बनेगा 1,3 डाई PgAl, हम सीधा इसको बना लेंगे, यहाँ पर सीधा लिख रहा हूँ मैं 1,3 डाई PgAl, 1,3 डाई PgAl। और इससे बनेगा फिर आपका 1,3 डाई PgA, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1,3 डाई PgA। और 1,3 डाई जो PgA है आपका, फिर इससे बनेगा आपका बेटा क्या? 3PgA। तो अब मैं इधर घुमा रहा हूँ इसको क्योंकि नीचे जगह कम है आपके पास, तो 3PgA बनेगा। तो यहाँ पर आपका ये यहाँ बन गया आपका
3PGA बन गया 3PGA। तो ये जो प्रक्रिया है 3PGA से लेकर के और ग्लूकोज तक, ये आपने केल्विन बेंज़ीन चक्र में पढ़ी कि नहीं पढ़ी केल्विन बेंज़ीन चक्र में। तो 3PGA से 1,3-डाई-PGA 1,3-डाई-PGA 3PGL और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट फ्रक्टोज 1,6-डाईफास्फेट बनाते हैं। अब देखो बेटा यहाँ आगे कौन कितना स्टेप आपको बढ़ाना है, केवल इतना तो आपको पहले से याद है केल्विन बेंज़ीन चक्र में। ये जो 3PGA है, फिर यहाँ पर बनेगा आपका 2PGA। 3PGA के बाद क्या बनेगा 2PGA, और 2PGA के बाद बनेगा आपका PEP फास्फोइनोल पाइरिबेकम, PEP, और PEP के बाद लास्ट में बन जाएगा आपका पाइरुवेकम। क्या बन जाएगा बेटा पाइरुवेकम। कौन सा अणु बनेगा पाइरुवेकम। ये आपकी पूरी ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया है। अब एक बार फिर से देखो पूरी प्रक्रिया में जो स्टेप है वो ये है, ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 1,6-डाईफास्फेट, इससे दो पदार्थ बनते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। 3PGA से 1,3-डाई-PGA है, 1,3-डाई-PGL के बाद में 1,3-डाई-PGA, 1,3-डाई-PGA के बाद में 3PGA, 2PGA, PEP और लास्ट में क्या बनता है पाइरुवेकम। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है, कोशिका द्रव्य की अभिक्रिया चलती है, तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से पाइरुवेकम का निर्माण होता है। अब इधर फिर से ध्यान देने वाली बात है, मैं नंबर डाल रहा हूं इन पर 10 स्टेप है इसमें टोटल लगभग। ये आपका स्टेप 1, ये स्टेप नंबर 2, ये स्टेप नंबर 3, ये आपका चौथा स्टेप, ये 5वां स्टेप, ये 6वां स्टेप, ये 7वां, ये आपका 8वां स्टेप, ये 9वां स्टेप और ये 10वां। केवल 10 स्टेप इसमें आपको इस तरीके से जवाब बनाना है, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है 10 स्टेप याद रख लिए। अब देखो बेटा क्या होता है इधर, बहुत ध्यान से बहुत विशेष तौर से आपको ध्यान देना है। सबसे पहले हम एटीपी देखेंगे क्या होता है। तो देखो इधर 1, 3, 6, 7 और 10 इन पर एटीपी बनते हैं और एटीपी काम में लिए जाते हैं। एन नंबरों पर ध्यान रखना है, 1, 3, 6, 7, 10। 1 और 3 जो है इस पर तो एटीपी खर्च होते हैं, और जो 6, 7 और जो 10 नंबर है इस पर एटीपी निर्माण होता है। अब बहुत आसान रह जाएगा ना आपको नंबर ध्यान रखने। 1, 3 पर एटीपी खर्च होती है, 6, 7, 10 पर एटीपी का क्या होता है निर्माण होता है। इधर देखिए जरा गौर से, 1 और 3 पर एटीपी खर्च हो रही है बेटा, 1 और 3 पर एटीपी खर्च हो रही है, तो एटीपी एक अभी होता है, तो इससे बन जाएगी आपकी क्या एटीपी। बात आगे समझ में। नंबर 3 पर पहुंचो, यहां भी एटीपी खर्च हो रही है, एटीपी यहां भी खर्च हो रही है, तो ये बन जाएगी आपकी क्या एटीपी। केवल एक ही एटीपी ही यहां पर खर्च होती है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाते हैं अपन नंबर 6 कहाँ है नंबर, ये रहा 6। तो आपका जो 6 नंबर है यहां पर क्या होता है, यहां पर 6 एटीपी, कितने 6 एटीपी, 6 एटीपी मतलब जो है बनती है यहाँ पर, मतलब 6 एटीपी से और 6 एटीपी का क्या होता है निर्माण होता है। इसको हम कैसे लिखते हैं शॉर्ट में, इसको लिखते हैं हम एक NADP जो होता है, ये एक NADP बराबर होता है 2 ATP को, एक NADPH किसके बराबर होता है बेटा
280। तो हम कह सकते हैं कि दो NADPH जो है वो बराबर होंगे, सॉरी एक जो NADPH है वो आपका बराबर होता है 3 ATP। तो 2 NADPH जो होंगे आपके वो होंगे किसके ATP के बराबर, 6 ATP के बराबर होंगे। मतलब एक NADPH 3 ATP के बराबर होता है, इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है एक NADPH में, और 2 NADPH में 6 ATP के बराबर होती है। तो हम यहाँ पर 6 ATP के तो कैसे लिखेंगे, इधर देखो गौर से, नंबर 6, तो नंबर 6 में लिखेंगे 2 NADP, और 2 NADP से निर्माण हो रहा है 2 NADPH, 2 NADPH। यहाँ पर जो ATP बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, क्योंकि 3 दूनी 6, 1 से 3, तो 2 से 6 ATP का निर्माण होता है। बात आ गई समझ में बेटा। नंबर 7, कहाँ 7, ये रहा 7, इसको पकड़ लो 7 नंबर को, और यहाँ 7 नंबर पर 2 ADP, और 2 जो ADP होते हैं उनसे 2 ATP का निर्माण होता है। 2 ATP का क्या होता है, निर्माण। और नंबर 10 ये रहा, और ये जो 10 होता है, इस 10 पर भी 2 ATP का निर्माण होता है, और 2 ATP से 2 ATP का निर्माण होता है। अब देखो यहाँ पर टोटल कितने ATP बन रहे हैं, 2 तो ये रहे, और 2 ये रहे, 2 2 4, और 6 ये रहे, 6 और 4 10 तो बन रहे हैं, और काम में कितने लिए जा रहे हैं, 2, 10 ATP बन रहे हैं। यहाँ पर देखो एक बार गौर से, 2 ATP यहाँ पर बन रहे, 2 यहाँ पर बन रहे, 2 और 2 4, 4 और 6 यहाँ पर बन रहे, 4 और 6 10 बन रहे हैं, और काम में कितने लिए जा रहे हैं, 2 काम में लिए जा रहे हैं। तो टोटल 8 ATP प्राप्त होते हैं। कुल कितने ATP प्राप्त होती है, 8 ATP प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया होती है उसमें टोटल 8 ATP प्राप्त होती है। कितने ATP, 8। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में कि एक जो NADPH होता है वो बराबर होता है बेटा 3 ATP। अब आगे ना बात समझ में, किसके बराबर होता है, 3 ATP। कुल ATP निर्माण 8, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कुल ATP निर्माण, कुल ATP निर्माण 10 होता है, और कुल खर्च ATP कितनी है, 2। तो शेष जो ATP है वो आपकी होगी 10 - 2 बराबर 8 ATP। कितनी ATP होगी बेटा, 8 ATP। अब आपको पहले ये स्टेप नाम याद रखने, फिर 1 2 3 4 5 7 8 10 नंबर डालने, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर एंजाइम लिखने बेटा। क्या लिखने बेटा, एंजाइम। अब एंजाइमों को कैसे लिखोगे, एंजाइमों को लिखेंगे, इधर देख लो, लिखा ID NPK, लिखा ID HIKAIDK, एक और है के DKNEK, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको बोलते हैं हेक्सोकाइनेज। क्या बोलेंगे बेटा, हेक्सोकाइनेज। इसको बोलेंगे बेटा आइसोमरेज, इसको बोलेंगे बेटा काइनेज। क्या नाम है इसका, काइनेज। इसको बोलेंगे बेटा एल्डोलेज। क्या नाम दिया इसका, एल्डोलेज। आई आ गया, आइसोमरेज, डिहाइड्रेनेज, के को वही बोलेंगे क्या, काइनेज।
एम को बोलेंगे म्यूटेज, ई को बोलेंगे बेटा इनोलेज, और के को कोई बोलेंगे बेटा काइनेज। क्या बोलेंगे? काइनेज। कितने एंजाइम हो गए? 10 हो गए। अब 10 एंजाइमों को आपको इसके अंदर लिखना है। कैसे लिखेंगे? देखो, ये ग्लूकोज है तो यहां पर मैं नाम लिख रहा हूं हेक्सोकाइनेज, शॉर्ट में आपको नाम लिखना है हेक्सोकाइनेज। लिख लिया बेटे? ठीक है। अब इसका जो नाम होगा वो आइसोमरेज है। क्या नाम है? आइसोमरेज। लेकिन इसको जब हम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे फास्फोफ्रक्टो आइसोमरेज, फास्फोफ्रक्टो आइसोमरेज। तो कहां पर बेटा? ये रहा। इसको नाम देंगे फास्फोफ्रक्टो आइसोमरेज। हो गया फास्फोफ्रक्टो आइसोमरेज। फिर फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। बस 2-3 मिनट का और है ये, इधर ध्यान दे लो थोड़ा सा। इसके बाद चौथे नंबर पे आपका एल्डोलेज, तो बेटा एल्डोलेज, ये एल्डोलेज हो गया। 5वें नंबर पे आपका आइसोमरेज है तो आइसोमरेज हो जाएगा। तो 5 में हो गया आपका आइसोमरेज। नंबर 6, 1 2 3 4 5 6 डिहाइड्रोजिनेज, तो बेटा डिहाइड्रोजिनेज हो जाएगा। डिहाइड्रोजिनेज तो डिहाइड्रोजिनेज हो जाएगा। डी के बाद बेटा आपका के काइनेज है, तो इसका जो नाम होगा वो यहाँ पर फास्फोहेक्सोकाइनेज हो जाएगा। फास्फोहेक्सोकाइनेज। केवल अपन काइनेज भी कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं इसको? काइनेज। फास्फोफ्रक्टो, या अपन ऐसा जान रखो केवल काइनेज लिखो, कोई गलती नहीं होगी। आप ये सबसे बेस्ट है काइनेज। काइनेज के बाद म्यूटेज, तो यहां पर लिख दो आप म्यूटेज। म्यूटेज के बाद इनोलेज, तो यहां पर बेटा लिख दो आप इनोलेज। इनोलेज के बाद लास्ट है आपका काइनेज। लास्ट कौन सा है आपका? काइनेज। तो काइनेज का भी आप नाम लिख सकते हो डाइफास्फोग्लिसरोकाइनेज, या केवल आप काइनेज लिख सकते हो, या पाइरुविक काइनेज। पाइरुविक काइनेज या के नेम हो गए बेटा। अब देखो बेटा इधर बहुत बहुत ग्लूकोज, ये 6 कार्बन वाला अणु है, ये भी 6 कार्बन वाला अणु है, ये भी 6 कार्बन वाला अणु है, ये भी 6 कार्बन वाला अणु है। अब ये 3 कार्बन वाला अणु है, ये भी 3 कार्बन वाला अणु है, ये 3 कार्बन वाला अणु है, ये भी 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 3 कार्बन वाला अणु है, और ये भी 3 कार्बन वाला अणु है। सभी 3 कार्बन वाले अणु हैं। यहाँ तक बढ़ जाते हैं तो ये 3 कार्बन हो जाता है, तो ये 6 कार्बन वाले अणु प्राप्त होते हैं। तो ये आपकी जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है। आपको ध्यान रखना है कि जब आप केल्विन चक्र पढ़ेंगे तो केल्विन चक्र में ये 3 पीजीए से लेकर के ग्लूकोज तक का आपको चैप्टर केल्विन चक्र में भी याद हो जाएगा। और ग्लाइकोलाइसिस की ये जो प्रक्रिया होती है वो कोशिका द्रव में संपन्न होती है। और सभी स्टूडेंट्स इस डायग्राम को, ग्लाइकोलाइसिस के डायग्राम को आपको रजिस्टर में लिखना है। इसका वर्णन की थ्योरी आपको भेज दी जाएगी। इसके अलावा ये जो एटीपी निर्माण की जो ट्रिक है, एंजाइमों की जो ट्रिक है, एका-आईडी के, ये वाली आपको लिखनी है। एंजाइमों की ये जो मैंने लिख रखी है ये भी आपको नोट करना है, और इसको भी आपको नोट करना है। तो ये विषय ध्यान रखना है, एक एक चीज को आपको अच्छी तरीके से नोट करना है। एक बार पूरा देख लो इसको, पूरा आपको रजिस्टर में ये वीडियो से ही नोट करना है। ठीक है, तो आज आपकी ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न। थैंक यू।